व्हाट्सअप एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। गाइस, आज है हमारी सीरीज का डे 5 और आज हम अपने चैप्टर 4 बिजनेस स्टडीज के प्लानिंग को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर को हम 2 पार्ट्स में करेंगे। स्लोली एंड ग्रेजुअली हम चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे। पहले पार्ट में हम प्लानिंग प्रोसेस तक के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम टाइप्स ऑफ प्लान्स के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला सवाल आता है कि व्हाट इज प्लानिंग। प्लानिंग आखिर होता क्या है? अगर हम सिंपल टर्म से बात करें तो किसी भी चीज़ को एडवांस में डिसाइड करना कि हमें करना क्या है और कैसे करना है, उसे हम प्लानिंग कहते हैं बच्चों। मैनेजमेंट प्रोसेस में प्लानिंग जो है फर्स्ट स्टेप या फर्स्ट फंक्शन होता है। हमने बात करी थी कि मैनेजमेंट के 5 बेसिक फंक्शंस होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग उनमें से फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स में से एक है माय डियर स्टूडेंट्स। अब प्लानिंग इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्लान नहीं होगा, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, कोई एम नहीं होगा, तो उस ऑर्गेनाइजेशन की एग्जिस्टेंस, मार्केट में स्टैंडिंग पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप आज एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपको कौन सा बिजनेस करना है, आपको बिजनेस क्या करना है और आप उस बिजनेस को कैसे स्टार्ट करोगे, कैसे उस बिजनेस में प्रोसीड करोगे। तो क्या आप उस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई एक्शन प्लान ही नहीं है। सिर्फ एक आइडिया है कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है। किस चीज़ का बिजनेस करना है, कितना कैपिटल चाहिए, कितने लोग चाहिए, कहाँ पर मैं उस बिजनेस को स्टार्ट करूँगा, कौन मेरे कस्टमर्स होंगे, किस तरीके से मैं उस बिजनेस को स्टार्ट करूँगा। मेरे पास किसी भी चीज़ का कोई प्लान नहीं है। और जब तक प्लान नहीं होगा तब तक एक बिजनेस एक्सिस्टेंस की स्टेज में नहीं आ पाएगा माय डियर स्टूडेंट्स। प्लानिंग इन्वॉल्व्स सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव सेट करना और एक एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन को डेवलप करना ताकि हम उसे अचीव कर पाएं। इसे हम प्लानिंग कहते हैं। अब बात करेंगे फीचर्स ऑफ प्लानिंग की। तो सबसे पहला फीचर जो है प्लानिंग का, वो है परवेजिवनेस। परवेजिव का मतलब हमने पहले भी समझा था बच्चों। परवेजिव मतलब विच इज प्रेजेंट एवरीवेयर एट एवरी लेवल। प्लानिंग जो है वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन की बेसिक रिक्वायरमेंट है माय डियर स्टूडेंट्स। अगर आप चीज़ों को प्लान नहीं करेंगे तो आप उन चीज़ों को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। आपका किसी भी टाइप का ऑर्गेनाइजेशन ही क्यों ना हो, जब तक आपके पास एक इफेक्टिव एक्शन प्लान नहीं होगा तब तक आप उस काम को नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक हॉस्पिटल स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके पास ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, एक प्लान होना चाहिए उस हॉस्पिटल को आपको कैसे रन करेंगे, कैसे आप उसमें क्वालिफाइड डॉक्टर्स लेकर आएंगे, कैसे मशीनरीज परचेज करेंगे, मशीनरीज परचेज करने के लिए फंड कहाँ से इकट्ठा करेंगे। इन सब के लिए प्लानिंग की रिक्वायरमेंट है। सिमिलरली, अगर आप एक एनजीओ भी स्टार्ट कर रहे हैं जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें वॉलंटियर्स की रिक्वायरमेंट, किस तरह का आप एनजीओ ओपन करना चाहते हैं। क्या आप चिल्ड्रन वेलफेयर के लिए करना चाहते हैं, विमेन वेलफेयर के लिए करना चाहते हैं, फ्लड के लिए, डिजास्टर्स के लिए करना चाहते हैं। आपकी एनजीओ का क्या पर्पस होगा, किस तरीके से आप काम करेंगे, एनजीओ को रन करने के लिए आप फंड्स कहाँ से लाएंगे, इन सब के लिए भी प्लानिंग की रिक्वायरमेंट है माय डियर स्टूडेंट। इसलिए हम कह रहे हैं प्लानिंग इज परवेसिव। Planning is required everywhere at all different organizations and at every level of management, चाहे टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो या लोअर लेवल मैनेजमेंट क्यों ना हो। नेक्स्ट इज प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूस। प्लान्स जो है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक फाइनेंशियल ईयर है 2024-25 जो हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर रन कर रहा है। अप्रैल में स्टार्ट हुआ था, नेक्स्ट ईयर मार्च में कंप्लीट हो जाएगा। हर एक बिजनेस ने इस फाइनेंशियल ईयर के लिए अपने प्लान बनाए होंगे। प्लानिंग कभी भी इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं की जा सकती। प्लानिंग जो है एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, चाहे एक मंथ हो, क्वार्टर हो या ईयर हो, उसके लिए की जाती है। फॉर एग्जांपल, हमारा ये हमने अप्रैल 2024 से मार्च 2025 के लिए एक प्लान बनाया। जब मार्च 2025 में हम पहुंच जाएंगे
तो हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो हमारा आएगा उसके लिए हमें एक और नया प्लान बनाना पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट्स। इसीलिए हम कह रहे हैं प्लानिंग जो है एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। एक प्लान जब ओवर हो जाएगा, चाहे वो एक मंथ का प्लान है, क्वार्टर का प्लान है या ईयर का प्लान है, आफ्टर दैट टाइम पीरियड इज ओवर, एक नए प्लान की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट है हमारा प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग जो है प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। अब प्राइमरी फंक्शन हम इसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये बेस है एक बिजनेस का। हमने अभी बात करी थी, जब तक हमारे पास एक इफेक्टिव एक्शन प्लान नहीं होगा तब तक हम एक बिजनेस को रन नहीं कर पाएंगे। प्लानिंग प्राइमरी फंक्शन है, फर्स्ट स्टेज है मैनेजमेंट प्रोसेस की। ये एक बेस की तरह काम करता है जिसके बेसिस पर, प्लान के बेसिस पर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को, एम्प्लॉयज़ को, उसके कंट्रोलिंग प्रोसेस को और बहुत सारे फाइनेंशियल डिसीजंस को बिजनेस से रिलेटेड हम लेते हैं। हम फाइनेंशियल पोजीशन को, फाइनेंशियल डिसीजंस को डिटरमाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्लान। नेक्स्ट हमारा फीचर है प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग का जो बेसिक फोकस है वो होता है हमारे गोल्स को, हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने में। यानी कि जो प्लानिंग है वो पर्पसफुल होनी चाहिए। प्लानिंग का बच्चों तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक वो ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में या ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उसको अचीव करने में हेल्प कर रही हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक प्लान बनाया लेकिन उस प्लान का आपके बिजनेस से कोई लिंक नहीं है, या वो प्लान आपके बिजनेस में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं कर पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का बिजनेस है और आपने प्लान ये बनाया कि आप नेक्स्ट ईयर से कस्टमर सर्विस, जो इंटेंजिबल सर्विसेज होती हैं वो प्रोवाइड करेंगे। क्या इस प्लान की कोई रेलेवेंस है आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में? द आंसर इज नो। क्योंकि आपका एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप पहले मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड अपने प्लान्स बनाएं। हो सकता है आपका एक ग्रोथ एस्पेक्ट हो, आपका एक प्रोजेक्शन हो, आपका एक माइंडसेट हो कि हाँ मुझे आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज सेक्टर में भी एंटर करना है, लेकिन क्योंकि करंटली आपके पास सर्विसेज सेक्टर से रिलेटेड कोई भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, या आपका जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है आपकी, उससे रिलेटेड सर्विसेज का कोई भी आइडिया आपको नहीं है, तो ये सोचना कि मैं इस करंट फाइनेंशियल ईयर में लोगों को 10 करोड़ रुपए की सर्विसेज या 10 करोड़ रुपए की कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा, तो उसका कोई भी रेलेवेंस नहीं है। वो चीज़, वो प्लान आपको हेल्प नहीं करेगी आपके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में, बल्कि वो प्लान आपको कंफ्यूज करेगा आपके गोल में। तो प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए जो मीनिंगफुल हो, पर्पसफुल हो, आपके बिजनेस के जो ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने में आपकी हेल्प करे। एक और अगर इसका एग्जांपल लिया जाए तो मान लीजिए आपका ब्रॉड ऑब्जेक्टिव है इस साल 5% नेट प्रॉफिट अचीव करना, और आपने प्लान ये बनाया कि इस साल हम एम्प्लॉयज़ को किस तरीके से ज़्यादा बोनस पे कर पाएँ। क्या इस बोनस के प्लान का आपके जो ऑर्गेनाइजेशन के 5% नेट प्रॉफिट अचीव करने के प्लान है इससे कोई लेना देना है? द आंसर इज नो। ऑब्वियसली आप अगर ज़्यादा नेट प्रॉफिट अचीव करेंगे तो आप एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा बोनस दे पाएंगे, लेकिन आपका बेसिक एम है ये 5% नेट प्रॉफिट अचीव करना, ना कि एम्प्लॉयज़ का बोनस एनहांस करना। तो अगर आपने ब्रॉड ऑब्जेक्टिव में रखा है नेट प्रॉफिट इंक्रीज करना और अब प्लान बना रहे हैं एम्प्लॉय बोनस से रिलेटेड, तो ये मीनिंगफुल नहीं है, ये पर्पसफुल नहीं है, टोटली मीनिंगलेस प्लान है ये। नेक्स्ट है प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग फ्यूचर डिसीजंस में हेल्प करता है, फ्यूचर से रिलेटेड होता है। हम प्लान अपने बिजनेस के फ्यूचर के लिए बनाते हैं, आने वाले टाइम पीरियड के लिए बनाते हैं, इसलिए प्लानिंग को हम फ्यूचरिस्टिक कहते हैं। प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग में मेंटल एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट हाईएस्ट होती है, सबसे ज़्यादा दिमाग आपका किसी भी बिजनेस का, किसी भी चीज़ का प्लान बनाने में लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका हॉलीडेज होमवर्क, आपको गर्मी की छुट्टियों में हर साल स्कूल से हॉलीडे होमवर्क मिलता है।
आप लोग कभी ऑब्जर्व करना, उस हॉलीडे होमवर्क को करने से ज़्यादा मेहनत उस हॉलीडे होमवर्क को कैसे करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, कौन सी चीज़ पहले करनी है, कौन सी बाद में करनी है, उस हॉलीडे होमवर्क के लिए जो भी एक्टिविटी या टास्क उस हॉलीडे होमवर्क में आपको दिए हैं उसको करने के लिए जो डाटा आपको इकट्ठा करना है, उस सब की प्लानिंग करने में आपका सबसे ज़्यादा माइंड यूज होता है। सबसे ज़्यादा आपकी मेंटल एक्सरसाइज, सबसे ज़्यादा फटीग आपको उसी पॉइंट पर होता है जब आप चीज़ों को प्लान कर रहे होते हैं। आप एक बार किसी टास्क को स्टार्ट करेंगे तो यू विल नॉट फील दैट मच टायर्ड। आप सिंपली, आपको पता है कि आपको उस टास्क में कितना काम करना है और कितनी देर में वो टास्क कंप्लीट हो जाएगा। हो सकता है आपको थोड़ा बहुत फिजिकल फटीग हो, आप थोड़ी देर घूमेंगे फिरेंगे तो आप फिर नॉर्मल हो जाएंगे, आप फिर अपना काम करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन जो मेंटल एक्सरसाइज होती है ना, मेंटल फटीग होता है, जो चीज़ों को प्लान करने में लगता है, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि प्लानिंग जो है ना, एक मेंटल एक्सरसाइज है। ना इसमें कोई फिजिकल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, आपको कोई दौड़ भाग नहीं करनी, कुछ नहीं करना, आपको सिंपली बैठकर प्लान बनाना है, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने हैं, अपने माइंड यूज करना है, एक माइंडफुल एप्लीकेशन लगानी है और एक इफेक्टिव, एफिशिएंट, मीनिंगफुल और पर्पसफुल प्लान डिराइव करना है माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट है प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग में डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व होती है कैसे? तो बेसिकली प्लानिंग जो होती है, इसमें हमें बेसिकली चॉइस करनी पड़ती है, जो बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हमें फाइंड आउट हम करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक काम को करने का एक से ज़्यादा तरीके होते हैं, ये बात आप और मैं मानते हैं। मान लीजिए एक टास्क है, कोई भी एक टास्क है, उसको करने के 4 वेज हैं, ए बी सी डी, कि आप इस टास्क को ए तरीके से कर सकते हैं, बी से कर सकते हैं, सी से कर सकते हैं, डी से कर सकते हैं। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। तो प्लानिंग में क्या करेंगे आप, प्लानिंग की स्टेज में आप क्या करेंगे, आप इन चारों ऑप्शंस को इवैल्यूएट करेंगे, इन चारों के प्रोज और कॉन्स, क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं, उन सबको फाइंड आउट करेंगे और अल्टीमेटली जो बेस्ट प्लान है, जो बेस्ट चीज़ आपको लगेगी, कि मान लीजिए बी में मुझे सबसे ज़्यादा टाइम की बचत होगी, मुझे सबसे ज़्यादा कॉस्ट की बचत होगी और मेरा सबसे इफ़ेक्टिवली, सबसे एफिशिएंटली तरीके से काम बी मेथड से हो जाएगा। तो इसमें मैंने क्या करा, इन चारों मेथड्स को इवैल्यूएट करा, इनके मेरिट्स डीमेरिट्स को फाइंड आउट करा, उनको आपस में कंपेयर करा और फिर लास्ट में डिसाइड करा कि बी मेथड इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर दिस टास्क। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग हमें हेल्प करता है इन चारों ऑप्शंस में से एक बेस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करने में। कमिंग टू द नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। तो प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या है बच्चों? सबसे पहली इंपॉर्टेंस है, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शंस। बाय स्टेटिंग इन एडवांस हाउ वर्क इज टू बी डन, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन फॉर एक्शन। क्योंकि हम एडवांस में ये नोट डाउन कर लेते हैं, एडवांस में हम एक्शन प्लान अपना बना लेते हैं कि हमें किस काम को किस तरीके से करना है। तो प्लानिंग हमें एक डायरेक्शन देता है, एक एज अ गाइडलाइन काम करता है, जो हमें बताता है कि इस तरीके से अब आपको काम करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने सेट कर लिया अपने हॉलीडे होमवर्क को कि पहले मैं अकाउंटेंसी का होमवर्क करूंगा, उसके बाद बिजनेस स्टडीज़, फिर इकोनॉमिक्स, फिर मैथ्स और लास्ट में मैं इंग्लिश का हॉलीडे होमवर्क करूंगा। तो अब आपके पास एक एक्शन प्लान है, आपको पता है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पहले कंप्लीट करना है, कौन सा सब्जेक्ट बाद में। और साथ ही हो सकता है आपने ये भी नोट डाउन किया हो कि बिजनेस स्टडीज़ का जो हॉलीडे होमवर्क है वो 1 हफ्ते में खत्म हो जाएगा, अकाउंटेंसी का 5 दिन में, मैथ्स का हो सकता है उसको 10-15 दिन लग जाए, लेकिन इंग्लिश का हॉलीडे होमवर्क जो है बहुत ही कम है, वो 1 या 2 दिन में मैं ख़त्म कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आपने पूरी हॉलीडेज़ को अपने डिवाइड कर लिया, आपको पता है कि किस दिन आपको किस सब्जेक्ट का कितना काम करना है, यानी आपके पास एक डायरेक्शन है, एक्शन के लिए एक गाइडलाइन है माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, प्लानिंग रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। प्लानिंग जो है, जो अनसर्टेनिटी एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, उसका जो रिस्क है उसको रिड्यूस करता है। कैसे? प्लानिंग जो है वो एक मैनेजर को हेल्प करता है फ्यूचर में लुक देखने के लिए।
और जो फ्यूचर चेंजेस हो सकते हैं उनको एंटिसिपेट करने के लिए। यानी कि बेसिकली प्लानिंग जो है वो मैनेजर को फ्यूचर डिसाइड करने में हेल्प करता है। फ्यूचर डिसाइड करने में नहीं है कहेंगे, हम कहेंगे फ्यूचर एंटिसिपेट करने में हेल्प करता है। यानी कि ये इसकी प्रिडिक्शन करने में या प्रोजेक्शन करने में हेल्प करता है कि इस साल हम क्या कर सकते हैं या इस क्वार्टर में हम क्या अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मैनेजमेंट है, वो कैलकुलेट करते हैं कि उनके पास कितने एम्प्लॉयज़ अवेलेबल हैं, कितनी मशीन से वो अवेलेबल हैं, उनकी एनुअल या क्वार्टरली प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है, कितना वो इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, क्या उनके पास फाइनेंसेस अवेलेबल है मशीनरी या लेबर को इंक्रीज करने के लिए। और उसके बाद वो एंटिसिपेट करते हैं या वो डिसाइड करते हैं एडवांस में कि वो 1 लाख यूनिट इस क्वार्टर में बना सकते हैं। मान लो Q2 इस फाइनेंशियल ईयर के, उसमें वो 1 लाख यूनिट बना सकते हैं। अब एडवांस में डिसाइड करने का क्या फ़ायदा होगा कि प्लानिंग शोज द वे टू डील विद चेंजेस एंड अनसर्टेन इवेंट्स। प्लानिंग तरीका बताएगा आपको कि किस तरीके से आप चेंजेस या अनसर्टेन इवेंट्स जो बिजनेस में हो रहे हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट में हो रहे हैं, उससे डील करेंगे। मान लीजिए 1 लाख का हमने अब ये टारगेट रख लिया, लेकिन ये एक क्वार्टर का टारगेट है, यानी कि इसमें 3 मंथ्स आते हैं। 1 महीने के बाद जो है हमारी 5 मशीनरीज खराब हो जाती हैं, या हमारे कुछ एम्प्लॉयज़ जो हैं, जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं, वो बीमार पड़ जाते हैं और 10 से 15 दिन के लिए वो फैक्ट्री में नहीं आ पाते। तो उस केस में क्या होगा, प्लानिंग हमें हेल्प करेगी उस चेंजेस से या उस अनसर्टेन इवेंट से बाहर आने में। किस तरीके से? अब हम अपने प्लान को रिवाइज करेंगे। हम कहेंगे कि क्योंकि एक अनसर्टेन इवेंट अराइज हो गया है, क्योंकि एक मेडिकल इमरजेंसी आ गई है, या हमारी मशीनरीज खराब हो गई हैं, तो इस क्वार्टर में हम 1 लाख नहीं, हम सिर्फ 80,000 यूनिट्स ही बना पाएंगे। तो प्लानिंग ने बेसिकली यहाँ पर क्या करा, जो अनसर्टेनिटी एक अराइज हो गई थी उसको फाइट करने में, उस अनसर्टेनिटी को टैकल करने में हमारी हेल्प करी। नेक्स्ट है हमारा प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। प्लानिंग जो है वो हेल्प करती है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिटरमाइन करने में। प्लानिंग हमारी हेल्प करती है कोऑर्डिनेशन में और ये डिटरमाइन करने में कि कौन पर्सन ऑर्गेनाइजेशन में क्या काम करेगा। इससे क्या बेनिफिट होता है बच्चों? इससे बेनिफिट ये होता है कि जो भी काम का ओवरलैप होगा, यानी कि हो सकता है कि सेम एक्टिविटी प्लानिंग से पहले सेम एक्टिविटी 5 लोग कर रहे हैं, 5 लोग सेम प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, या 5 लोग सेम यूनिट को बनाने में काम कर रहे हैं, लेकिन आफ्टर प्लानिंग हमें पता चला कि उस यूनिट को बनाने के लिए 1 या 2 पर्सन ही काफ़ी हैं। तो जो एक्स्ट्रा 3 पर्सन हैं जो वेस्टफुल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, जिनकी उस यूनिट को या उस काम को करने में रिक्वायरमेंट नहीं है, उनको हम किसी और डिपार्टमेंट या डिवीजन में शिफ्ट कर सकते हैं। और इस तरीके से हम काम के ओवरलैप को या जो वेस्टफुल एक्शंस या एक्टिविटीज़ हो रही हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उसको अवॉइड कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। अब प्लानिंग इनोवेटिव आइडियाज़ को प्रमोट कैसे करता है? क्योंकि प्लानिंग फर्स्ट फंक्शन या फर्स्ट स्टेज है मैनेजमेंट प्रोसेस की, तो जितने भी नए आइडियाज़ आएंगे उन सब के लिए प्लान या उन सभी नए आइडियाज़ का डिस्कशन प्लानिंग स्टेज पर ही होगा। फॉर एग्जांपल, बिजनेस से रिलेटेड हमें नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग करनी है, या हमें बिजनेस से रिलेटेड नेक्स्ट ईयर क्वार्टर की प्लानिंग करनी है कि नेक्स्ट क्वार्टर या नेक्स्ट ईयर हमें क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है अपने बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए। और उसके लिए जो टॉप मैनेजमेंट है वो सजेशंस मांगते हैं अपनी कंपनी से। तो जितने भी कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं, हर कोई अपना अपना आइडिया, अपने अपने ओपिनियन, सजेशंस दे सकता है। कोई कहेगा कि आप एम्प्लॉयज़ का नंबर इंक्रीज़ कर दीजिए, कोई कहेगा कि आप नई टेक्नोलॉजी को इंक्लूड कर लीजिए। हो सकता है कि कई मशीन्स ऐसी हों जो ऑब्सलीट हो गई हों, जो पुरानी टेक्नोलॉजी की हो गई हैं, तो नई टेक्नोलॉजी ज़्यादा एफिशिएंट है,
तो आप नई मशीन्स परचेज कर लीजिए। कुछ लोग कहेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में चेंज इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉय की वर्किंग टाइमिंग्स में चेंज रिक्वायर्ड है। तो हर कोई अपना आइडिया देगा, अपने प्लान्स देगा। हो सकता है उन बहुत सारे आइडियाज़, ओपिनियंस और सजेशंस में से कुछ ऐसे इनोवेटिव आइडियाज़ भी हों जो बिजनेस की ग्रोथ में हेल्प कर सकें। तो प्लानिंग बेसिकली जो है इनोवेटिव आइडियाज़ को प्रमोट करता है, इनोवेटिव आइडियाज़ को एनकरेज करता है। वो अपॉर्चुनिटी देता है लोगों को अपना माइंडफुल एप्लीकेशन का, अपने माइंड को अप्लाई करने का और अपने माइंड से नई नई चीज़ें सोचने का। नेक्स्ट है प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। इसकी हमने अभी लास्ट में बात करी थी कि हमारे पास अगर 4 ऑप्शंस हैं ए बी सी डी, तो प्लानिंग हमें हेल्प करेगा कि किस तरीके से हम चारों ऑप्शंस को इवैल्यूएट करें, कंपेयर करें और जो बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन है उसको हम सेलेक्ट करें, उसको हम डिसाइड करें, चूज करें अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए। लास्ट है प्लानिंग स्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग जो है बच्चों, वो कंट्रोलिंग के लिए भी स्टैंडर्ड स्टैब्लिश करता है। कैसे? हम कंट्रोलिंग वाला चैप्टर जब पढ़ेंगे, हमारा चैप्टर 8, तब हम पढ़ेंगे कि कंट्रोलिंग के जो स्टेज है, कंट्रोलिंग का जो फंक्शन है, उसमें बेसिकली हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को बिजनेस की जो सेट स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो कि प्लानिंग के ड्यूरेशन में, प्लानिंग के प्रोसेस में जो स्टैंडर्ड्स, ऑब्जेक्टिव्स, एम हम सेट करते हैं, उससे कंपेयर करते हैं हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को। और फिर कोई भी डेविएशन या कोई भी डिफरेंस उन दोनों के बीच में होता है तो उसको डिराइव करके, उसको फाइंड आउट करके हम ये चेक करते हैं कि वो डिफरेंस या वो डेविएशन किस वजह से आई है माय डियर स्टूडेंट्स। तो इसलिए प्लानिंग हेल्प करती है कंट्रोलिंग स्टैंडर्ड्स को भी स्टैब्लिश करने में। प्लानिंग एक प्री रिक्विजिट है कंट्रोलिंग का। If there were no goals and standards, then finding deviations which are part of controlling would not be possible। जो हमने बात करी कि अगर कोई हमारे पास इफेक्टिव प्लान नहीं है, हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं है, ऑलरेडी सेट स्टैंडर्ड्स नहीं है, तो कोई भी बिजनेस के प्लान में या कोई भी बिजनेस की ग्रोथ में अगर डेविएशन होगा, कंट्रोलिंग के टाइम पर हम उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास कंपैरिजन के लिए कोई भी स्टैंडर्ड नहीं होंगे। नेक्स्ट है हमारा लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। अब प्लानिंग की क्या लिमिटेशंस होती हैं? तो सबसे पहली लिमिटेशन है हमारा प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। अब प्लानिंग रिजिडिटी कैसे लेकर आती है किसी ऑर्गेनाइजेशन में? तो इन एन ऑर्गेनाइजेशन अ वेल डिफाइंड प्लान इज ड्रॉन अप with specific goals to be achieved within a specific time frame. This kind of rigidity in plans may create difficulty. Managers need to be given some flexibility to be able to cope with the changed circumstances. अब इसका क्या मतलब है माय डियर स्टूडेंट्स? इसका मतलब ये है कि जब एक वेल डिफाइंड प्लान बना लिया जाता है, जब एक प्लान को लिख लिया जाता है, स्टैब्लिश कर लिया जाता है, तो वो एक रिजिड रूल बन जाता है कई बार किसी ऑर्गेनाइजेशन में। फॉर एग्जाम्पल, हमने कहा कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में हमें 1 लाख यूनिट सेल करने हैं। ये हमारा एक प्लान है। अब हो सकता है कि फ्यूचर में कोई ऐसा अनसर्टेन इवेंट आ जाए या कोई ऐसे अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टांसेस आ जाए जिसकी वजह से ये टारगेट अचीव ना हो पाए। तो इस केस में क्या होगा कि प्लानिंग कई बार रिजिडिटी या डिफिकल्टी क्रिएट कर देती है। वो एक्चुअल सर्कमस्टांसेस के साथ कंप्लाई नहीं कर पाती। जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है, जो डायनेमिक एनवायरनमेंट है, कई बार होता है उसके साथ अपने आप को कंप्लाई नहीं कर पाती, अपने आप को चेंज नहीं कर पाती। और इसीलिए कहा गया है कि अगर कोई भी प्लान बनाया जाए तो कुछ फ्लेक्सिबिलिटी अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस मैनेजर्स को, एम्प्लॉयज को देनी चाहिए। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अगर प्री डिसाइडेड प्लान को ही हम चेंज्ड सर्कमस्टांस में भी फॉलो करते रहें तो वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट में नहीं बल्कि ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट काम करने लगे। अब ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट कैसे काम कर सकता है? मान लो जो ये 1 लाख यूनिट्स हैं, ये हमारे एक चिप्स के पैकेट के यूनिट्स हैं, जो जिन चिप्स से बहुत ज़्यादा ऑयल मिलता है माय डियर स्टूडेंट्स।
अब क्या हुआ उस 3 मंथ्स के पीरियड में, फैट रिलेटेड जो अवेयरनेस है, जो गुड हेल्थ रिलेटेड अवेयरनेस है, या जो जिम फ्रीक लोग हैं, जो ऐसे फिटनेस फ्रीक लोग हैं, उन लोगों का नंबर इंक्रीज हो रहा है। फिटनेस के लिए जो अवेयरनेस है वो मार्केट में इंक्रीज हो रही है, और उस वजह से कंपनी के जो चिप्स हैं उनकी जो डिमांड है वो डिक्लाइन होती जा रही है। तो इन दैट केस जो कंपनी एक्स्ट्रा यूनिट्स जनरेट करेगी लेकिन मार्केट में सेल नहीं कर पाएगी माय डियर स्टूडेंट्स, उसका क्या होगा, उसको कंपनी, वो बेसिकली कंपनी के लिए एक वेस्ट प्रोडक्ट बनते चले जाएंगे। कंपनी के जो यूजफुल और लिमिटेड रिसोर्सेज हैं वो तो कॉन्टिन्यूसली यूटिलाइज होते चले जाएंगे, लेकिन कंपनी रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाएगी, और इस केस में कंपनी को लॉस हो सकता है, कंपनी क्लोज भी हो सकती है माय डियर स्टूडेंट्स। तो रिजिडिटी की जगह फ्लेक्सिबिलिटी के केस में क्या होता, अगर बिजनेस फ्लेक्सिबल होता, हमारे प्लान्स फ्लेक्सिबल होते, तो हम इमीडिएटली मार्केट के इस प्रॉब्लम को, मार्केट में ये जो अपॉर्चुनिटी आई है या जो ये थ्रेट है, इसको आइडेंटिफाई करते और इमीडिएटली इस फैट वाले जो हमारे चिप्स हैं इनकी प्रोडक्शन रोककर कुछ जिम फ्रीक लोगों के लिए या कुछ ऐसा डाइट चिप्स या डाइट प्रोडक्ट लॉन्च करते जिसकी डिमांड मार्केट में हो इस टाइम। नेक्स्ट है प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। अब प्लानिंग क्रिएटिविटी को रिड्यूस कैसे कर देती है? प्लानिंग बेसिकली जो है माय डियर स्टूडेंट्स वो टॉप मैनेजमेंट करती है, जो कंपनी के सीईओ सीएफओज होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, बेसिकली कंपनी की प्लानिंग का काम इन लोगों का होता है। और जो लोअर लेवल मैनेजमेंट होती है ये सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करती है अपने सुपीरियर्स के। तो इस केस में अगर लोअर लेवल मैनेजमेंट क्रिएटिव है, क्योंकि लोअर लेवल मैनेजमेंट एम्प्लॉयज से, जो लोअर लेवल पे फैक्ट्री वर्कर्स काम कर रहे हैं और जो मार्केट है, जो एक्चुअल कस्टमर्स है उनसे इंटरेक्ट करती है, तो उनकी क्रिएटिविटी का लेवल हाई होता है कई बार इन कंपैरिजन टू टॉप मैनेजमेंट, क्योंकि उनकी नॉलेज ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू टॉप मैनेजमेंट ऑफ द रियल मार्केट ट्रेंड। लेकिन क्योंकि उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है रादर देन फॉलोइंग द प्लान डिराइव्ड बाय टॉप मैनेजमेंट, इस केस में जो उनकी क्रिएटिविटी है, जो उनके इनोवेशन है, जो अपनी नॉलेज वो अप्लाई करके एक क्रिएटिव प्रोडक्ट या एक क्रिएटिव मेथड ला सकते हैं, उस क्रिएटिविटी को किल कर दिया जाता है और उन्हें एज अ रोबोट, एज अ मशीन ये ऑर्डर दिया जाता है कि आपको जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उसको सिंपली फॉलो कीजिए। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि प्लानिंग कई बार होता है जो एम्प्लॉय की क्रिएटिविटी है उसको किल कर देती है। नेक्स्ट है प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। बहुत सारे स्टेजेस प्लानिंग में लगते हैं, साथ ही प्लानिंग एक बहुत ही क्रूशियल स्टेप है, क्योंकि अगर आपका प्लान गलत है तो आपकी ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग सारे स्टेप्स आगे कॉन्टीन्यूसली गलत होते चले जाएंगे और आपका बिजनेस एट द एंड एक गलत डायरेक्शन में जाने लगेगा और आपके बिजनेस का डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। तो प्लानिंग एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और कई बार प्लानिंग में ऐसा होता है कि हमें प्लान बनाने में इतना ज़्यादा टाइम निकल जाता है कि जो अपॉर्चुनिटी है या जो उस प्लान का यूज़ है, पर्पस है, वही खत्म हो जाता है। फॉर एग्जांपल हम इस चिप्स की ही बात करते हैं। मार्केट में डाइट प्रोडक्ट्स का ट्रेंड स्टार्ट हुआ, बिजनेस ने भी इस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करा, प्लानिंग करनी स्टार्ट करी, लेकिन इन्होंने प्लानिंग करने में मान लो 2 साल का टाइम निकाल दिया। 2 साल में क्या मार्केट में कोई भी नया कॉम्पिटिटर या कोई भी ऐसी कंपनी नहीं होगी जो डाइट प्रोडक्ट के साथ नहीं आएगी? आंसर इज नो। ऐसी बहुत सारी स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल और लार्ज स्केल कंपनीज होंगी जो डाइट प्रोडक्ट्स मार्केट में इतने लॉन्च कर चुके होंगे और उनके डाइट प्रोडक्ट्स लोगों को पसंद आ रहे होंगे, लोग उस डाइट प्रोडक्ट्स को परचेज कर रहे होंगे। तो क्या हुआ कि प्लानिंग में हमने इतना टाइम कंज्यूम कर लिया माय डियर स्टूडेंट्स कि जो अब हमने प्लान बनाया डाइट प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने का या डाइट प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो उसका पर्पस या उसका मीनिंग जो है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है वही खत्म हो गई, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया डाइट प्रोडक्ट का कि कंपनी के पास जो एट द बिगिनिंग ऑफ 2 ईयर्स, एट बिफोर 2 ईयर्स जो अपॉर्चुनिटी थी मार्केट कैप्चर करने की, वो अपॉर्चुनिटी अब खत्म हो गई है। नेक्स्ट है हमारा प्लानिंग मे नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट, क्योंकि प्लानिंग में कई बार रिजिडिटी आ जाती है और एनवायरनमेंट एवर चेंजिंग होता है।
तो हो सकता है जो प्लान हमने बनाया है वो काम ना करे बिजनेस एनवायरनमेंट में। जैसे कि सिमिलर हमारा ये एग्जाम्पल, हमने प्लान बनाया था कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में हम 1 लाख यूनिट पर प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन ये प्लान हमारा काम नहीं करा। क्यों? क्योंकि मार्केट में फिटनेस रिलेटेड प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है, जो डाइट प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है, वो इंक्रीज होने लगी। नेक्स्ट इज प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग में जो कॉस्ट इन्वॉल्व है वो बहुत ज़्यादा होती है। अब प्लानिंग की कॉस्ट से हमारा क्या मतलब है कि जो टाइम और जो मनी इन्वॉल्व होती है एक बिजनेस प्लान को बनाने में, वो बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने बात करी टाइम की, तो एक प्लान को बनाने में कई साल भी लग सकते हैं, और एक प्लान को बनाने में बहुत सारे एक्सपर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है जो मार्केट को एनालाइज कर सकें, मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकें, मार्केट ट्रेंड को पता कर सकें, मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट चलेगा, कौन सा प्रोडक्ट नहीं चलेगा, मार्केट में कितनी ग्रोथ होगी। इन सब के बारे में जिसको नॉलेज हो, उन एक्सपर्ट्स की रिक्वायरमेंट भी होती है अगर हमें एक इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट बिजनेस प्लान बनाना है। और इन सब के लिए जो टाइम इन्वॉल्व है, जो टाइम कॉस्ट है और जो मनी कॉस्ट है, वो बहुत ह्यूज होती है माय डियर स्टूडेंट्स। और लास्ट हमारा लिमिटेशन है, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। ज़रूरी नहीं जो प्लान आपने बनाया है वो सक्सेसफुल आपको बनाए 100%। कई बार ऐसे आपने प्रोडक्ट्स, ऐसे कैंपेन्स आपने देखे होंगे जो बैकफायर करते हैं कंपनी को। जो प्रोडक्ट कंपनी बहुत स्ट्रांगली लॉन्च करती है मार्केट में, एक बहुत अच्छे प्लान, एक बहुत अच्छे मोटिव के साथ, लेकिन कोई ना कोई ऐसा रीज़न होता है जिस वजह से वो प्रोडक्ट एक फेलियर हो जाता है, सक्सेस नहीं हो पाता। फॉर एग्जाम्पल टाटा नैनो। टाटा नैनो इंडियन मार्केट में एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है उस प्रोडक्ट का जिसमें प्लानिंग बहुत अच्छी थी, प्रोडक्ट बहुत अच्छा था, प्रोडक्ट की जो सूटेबिलिटी थी वो बहुत अच्छी थी, इंडियन मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट था, लेकिन फिर भी ये एक फेलियर हो गया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो कंज्यूमर के माइंडसेट था, कंज्यूमर की जो परसेप्शन थी इस प्रोडक्ट को लेकर, वो बहुत ही नेगेटिव परसेप्शन थी। लोग इसको एक बहुत ही चीप क्वालिटी कार समझते थे क्योंकि इसके प्राइसेस इतने कम थे। और जो कंपनी थी, डिस्पाइट हैविंग अ गुड माइंडसेट, डिस्पाइट हैविंग अ गुड प्लान, कि लोगों तक वो पहुंचे जो अफोर्डेबल कार्स चाहिए, जिनको जो टू व्हीलर्स पर ट्रैवल करते हैं। जब ये कार टाटा ने लॉन्च करी थी तो इनका बेसिक एम ये था कि जो लोग टू व्हीलर पर ट्रैवल करते हैं, जो अपनी फैमिलीज के साथ टू व्हीलर पर ट्रैवल करते हैं, एक बाइक पर 4-5 लोग जा रहे होते हैं, उनके लिए एक बजट फ्रेंडली कार लॉन्च की जाए। लेकिन टाटा ने मिस्टेक क्या करी कि उन्होंने इसे एज अ अफोर्डेबल कार की जगह एज अ चीप कार लॉन्च करा मार्केट में। टाटा ने कहा कि ये सबसे सस्ती कार है इंडियन मार्केट की, ये सबसे चीपेस्ट कार है इंडियन मार्केट की। और लोगों के माइंड में ये परसेप्शन बना कि ये कार क्योंकि चीपेस्ट है इसलिए एक चीप क्वालिटी की कार होगी, और इसीलिए लोगों ने इसको बॉयकॉट करा, लोगों ने इसको परचेज नहीं करा। और इसीलिए टाटा नैनो डिस्पाइट हैविंग एन अमेजिंग प्लान सक्सेस नहीं हो पाई इंडियन मार्केट में, एक फेलियर प्रोडक्ट बन गया। कमिंग टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, प्लानिंग प्रोसेस। अब हम बात करेंगे कि प्लानिंग की किस तरीके से जाती है। तो सबसे पहला प्रोसेस में हमारा स्टेज होता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले हम ब्रॉड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को सेट करेंगे कि आखिर हमें प्लान किस बारे में बनाना है, हमें क्या अचीव करना है इस साल ऑर्गेनाइजेशन में। फॉर एग्जाम्पल, हमारा प्लान है कि इस साल हमें ऑर्गेनाइजेशन में 10% नेट प्रॉफिट अचीव करना है, या हमारी कंपनी का जो डेट है उसे 20% से हमें रिड्यूस करना है इस साल। नेक्स्ट है हमारा डेवलपिंग प्रीमाइसेस। प्लानिंग इज कंसर्न्ड विद फ्यूचर विच इज अनसर्टेन एंड एवरी प्लानर इज यूजिंग कंजेक्चर अबाउट व्हाट माइट हैपन इन द फ्यूचर। इस स्टेज में हम क्या करते हैं, हम बेसिकली फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं। हम ये प्रिडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, क्या फ्यूचर में किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज हो सकती है या डिक्रीज हो सकती है, क्या गवर्नमेंट टैक्स को इंक्रीज कर सकती है, डिक्रीज कर सकती है। इन सब के बारे में प्रिडिक्ट करना, इन सब के बारे में एक आइडिया लगाना, एक प्रिडिक्शन लगाना, एक गेस करना, उसको हम डेवलपिंग प्रीमाइसेस का पार्ट मानते हैं।
नेक्स्ट हमारा स्टेप है आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। मान लो हमें डेट रिड्यूस करना है, इसके लिए हमने आइडेंटिफाई करा कि 4 प्लान्स हम फॉलो कर सकते हैं, प्लान ए, बी, सी और डी। तो जो 4 हमने प्लान्स आइडेंटिफाई करे, इन चारों प्लान्स को आइडेंटिफाई करने के ही प्रोसेस को हम कहेंगे आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। जितने पॉसिबल मेथड्स हैं टारगेट को अचीव करने के, उन सभी एक्शंस को, उन सभी मेथड्स को हम ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन का नाम देंगे माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टेज है हमारी इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज। हमारे पास अब 4 प्लान्स हैं, प्लान ए, बी, सी, डी। इन चारों को हम इवैल्यूएट करेंगे, इन चारों के प्रोस, कॉन्स, मेरिट, डीमेरिट्स, उन सबको कैलकुलेट करेंगे, उन सबको नोट डाउन करेंगे और उसके बाद इन चारों में से उस ऑल्टरनेटिव को सेलेक्ट करेंगे जो बेस्ट होगा, जो मोस्ट इफेक्टिव और एफिशिएंट होगा। देखो, किसी भी प्लान के प्रोज और कॉन्स, बेनिफिट्स और लिमिटेशंस दोनों ही चीज़ें होती हैं माय डियर स्टूडेंट्स। अब ये हम पर डिपेंड करता है कि कौन सा प्लान करंट सिनेरियो में, करंट मार्केट में या जो करंट सर्कमस्टांसेस हैं उसमें बेस्ट एप्लीकेबल या बेस्ट फिट होगा। कई बार ऐसा भी होता है कि एक पॉइंट पर हमने प्लान ए को सिलेक्ट कर लिया, लेकिन आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम मार्केट में कुछ ऐसे चेंजेस हुए जिसकी वजह से प्लान ए फिजिबल नहीं बचा और हमें प्लान सी को इम्प्लीमेंट करना पड़ा। तो ऐसा नहीं होता कि एक बार एक प्लान को सेलेक्ट कर लिया तो बाकी सब प्लान्स को ट्रैश कर दिया जाता है, नहीं, बाकी सब प्लान्स को भी नोट डाउन करके सेफली रखा जाता है। इन केस अगर मार्केट में कोई चेंज होता है जो प्लान ए को नहीं, प्लान सी को ज़्यादा फिजिबल या अफोर्डेबल बनाता है, तो इस प्लान को रिट्रैक्ट करके, रिवोक करके प्लान सी को या अनदर प्लान को हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव वाले स्टेज में क्या करते हैं हम, ये रियल डिसीजन मेकिंग का पॉइंट होता है। जो भी बेस्ट प्लान होता है यहाँ पर उसको अडॉप्ट कर लिया जाता है। नेक्स्ट हमारी स्टेज है इम्प्लीमेंट द प्लान। यहाँ पर जिस भी प्लान को, फॉर एग्जांपल हमने प्लान ए को सिलेक्ट करा, उसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम है, इन एक्शन लाने का टाइम है। जो भी इसके लिए रिक्वायरमेंट है, चाहे लोगों की, चाहे डायरेक्शन की, मोटिवेशन की, या जिस भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, रॉ मटेरियल की, रिसोर्सेज की, मशीनरीज की, उन सबको परचेज किया जाता है, फैक्ट्री यूनिट्स में या बिजनेस प्रेमाइसेस में लाया जाता है और प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाता है। लास्ट स्टेज इज फॉलो अप एक्शन। एक बार प्लान को इम्प्लीमेंट कर दिया गया तो उसके बाद कॉन्टिन्यूसली उस प्लान को मॉनिटर करना इम्पॉर्टेंट है। अब मॉनिटर करना क्यों इम्पॉर्टेंट है, जो बात हमने यहाँ पर करी, हो सकता है आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, 1 या 2 महीने के बाद मार्केट में कुछ ऐसे चेंजेस आ जाए, बिजनेस एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे चेंजेस आ जाए जिसकी वजह से प्लान ए फिजिबल ना बचे माय डियर स्टूडेंट्स। हो सकता है जो प्लान ए में हमने कॉस्ट इन्वॉल्व करी थी, उस कॉस्ट के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका प्राइस इंक्रीज हो गया और उस वजह से प्लान ए जो है प्लान सी से भी ज़्यादा कॉस्टली या ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया। तो उस केस में हम क्या करेंगे, प्लान ए की जगह प्लान सी को इम्प्लीमेंट कर देंगे, लेकिन उसके लिए मॉनिटर करना चीज़ों को इम्पॉर्टेंट है। हमें ये तो पता चलना चाहिए ना कि हमारा प्लान ए जो हमने इम्प्लीमेंट कर रखा है वो कितना इफेक्टिवली काम कर रहा है। ये भी हो सकता है कि प्लान ए की कॉस्ट इंक्रीज ना हुई हो, लेकिन प्लान ए मार्केट में काम ही ना कर पा रहा हो। हमने जो सोचा था कि प्लान ए किस तरीके से काम कर पाएगा, उस तरीके से प्लान ए काम ही ना कर पा रहा हो, तो उस केस में भी फॉलो अप एक्शन नेसेसरी है ताकि नेसेसरी स्टेप्स, रिक्वायर्ड चेंजेस टाइमली किए जा सकें, चीज़ों को टाइमली बदला जा सके और एक इफेक्टिव प्लान को मार्केट में मेंटेन किया जा सके, ताकि बिजनेस की मार्केट स्टैंडिंग बनी रहे, बिजनेस की ग्रोथ कॉन्टिन्यूसली चलती रहे, बिजनेस का डाउनफॉल ना आए, बिजनेस को मार्केट में स्ट्रगल ना करना पड़े। तो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आई होंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम टाइप्स ऑफ प्लान्स के बारे में पढ़ेंगे। सी यू ऑल सून, तब तक गुड बाय, ऑल द बेस्ट।